औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवे जमात तालिब इल्मों के लिए ज्योग्राफी का एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से नहायत खुश व खुरम होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। यानी आज के इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जान लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं। दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन अगर हम लफ्जी माने देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन का, तो हमें खुद ब खुद यह मालूम होता है कि इसमें इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं है, क्योंकि इट इज नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन इसमें हमने बात की पहले नेचुरल की, यानी दिस मीन्स दैट देयर इज नॉट एनी इंटरफेरेंस of a humankind or of mankind. So this means the natural and the vegetation. Vegetation हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जॉइंटली प्लांट कम्युनिटी के लिए, यानी जितने भी नबातात हैं उन नबातात के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वेजिटेशन। सो यहां पे आए हैं टर्म नेचुरल वेजिटेशन, वे नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट कम्युनिटी हैं जो कि पैदा हुई होती हैं कुदरती और जिसमें इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं होता है, जिसके बड़े होने में, जिसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में या बाकी दीगर कुछ प्रोसेस में इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं होता है, उस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एक बार फिर नेचुरल वेजिटेशन उस प्लांट कम्युनिटी को कहा जाता है जो कि ग्रो हुई होती हैं नेचुरली, जिसमें कि इंसान का कोई भी अमल दखल नहीं होता है। उस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इस नेचुरल वेजिटेशन के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है, यानी वर्जिन वेजिटेशन। This means, this virgin vegetation means it has been left undisturbed for a long time. Okay, so we have another two terms here, that is the flora and the fauna. Flora जो है ये टर्म है जो कि डिनोट करती हैं प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन को, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स पाए जाते हैं, उस प्लांट कम्युनिटी को हम फ्लोरा कहते हैं। ओके, और फोना जो टर्म है यह इस्तेमाल होती है टू डिनोट द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ओके, एज यू नो डियर व्यूअर्स दैट कि इस कायनात में, इस जमीन पे मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, या वी कैन से द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑन दिस ब्लू प्लैनेट एग्जिस्ट्स बिकॉज देयर आर वेरियस कंट्रोलिंग फैक्टर्स दैट लेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्लोरा और फोना है ये डाइवर्स हैं इस रेड प्लैनेट पे। ओके, सो वी कैन से कि देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑन दिस प्लैनेट। ओके, यानी हमें फ्लोरा और फोना यकसा किस्म के देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरा और फोना, different species of flora and fauna, we can say different species of plants and animals पाए जाते हैं।
ओके, वजह यही है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से जो फ्लोरा एंड फौना है ये बहुत ही डाइवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को? बहुत सारे फैक्टर्स हैं नेचुरल वेजिटेशन को जो कंट्रोल करते हैं, या हम मान लीजिए कि प्लांट कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं या एनिमल कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं, वेरियस फैक्टर्स। सो दिस मीन्स दैट ऑन दिस रेड प्लैनेट देयर इज द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, सो मूविंग अहेड, we have to discuss here the factors affecting the natural vegetation. So far friends, we came to know about the term natural vegetation and the term flora and the fauna. Okay, and we also came to know that there is the diversity of flora and fauna on this blue planet. Blue planet. Okay, so there are various factors. There are various factors which are responsible for the growth of different types of vegetations on this blue planet. Okay, the factors includes the most prominent factors which are controlling or which are affecting the growth of a particular natural vegetation on this blue planet includes land, soil, sunlight and rainfall. So let's understand one by one that what is the effect of these factors on the natural vegetation. Number first is the land. Dear viewers, आप जानते ही हैं कि लैंड एक जगह से दूसरी जगह हमें मुख्तलिफ देखने को मिलती है। कहीं पे हमें माउंटेनियस लैंड मिलेगा और कहीं पे हमें प्लेन एरिया मिलेगा, कहीं पे हमें कोस्टल एरिया मिलेगा, कहीं पे हमें दिस आइलैंड टाइप लैंड मिलेगा। सो दिस मीन्स दैट द नेचर ऑफ द लैंड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो हम कह सकते हैं लैंड जो है, नेचर ऑफ लैंड जो है, यानी ज़मीन का जो नेचर है वो भी अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। किस तरह का ज़मीन है तो वो उसी तरह के वेजिटेशन को पनपने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ द लैंड अफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डियर फ्रेंड्स, do you expect the same type of vegetation in mountains and in plain areas? No, the answer is no. हम ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं कि उसी तरह की वेजिटेशन हमें माउंटेन्स में भी देखने को मिलेगी जिस तरह की वेजिटेशन हमें प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी, कतई नहीं। या उस तरह की वेजिटेशन जो कि प्लेन एरियाज में पनपती हैं, जो कि प्लेन एरियाज में ग्रो करती हैं, वो हमें माउंटेनियस एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज द नेचर ऑफ द लैंड affects the natural vegetation because the nature of the land varies from place to place. Okay, dear viewers, as you know, the fertile land is generally devoted to the agriculture. जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है वो मोस्टली उसको डिवोट किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और जो अनड्यूलेटिंग यानी ऊंचे नीचे चोटियां, रफ टेरेन्स, वो एरियाज हैं जो कि जहां पे ग्रासलैंड, वुडलैंड्स डेवलप होते हैं। ये अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन एरियाज जो हैं इनमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सो ये जो रफ टेरेन्स या अनड्यूलेटिंग ऊंचे नीचे चोटियां जो ये हैं, इनमें कौन पनपते हैं? इनमें ग्रासलैंड्स पनपते हैं, वुडलैंड्स पनपते हैं, ठीक है।
और जहां पे शेल्टर मिलता है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को. ओके, सो दिस मीन्स वी कैन टू नो दैट द नेचर ऑफ द वेजिटेशन, the nature of the vegetation is wholly and solely dependent on the nature of the land, or in other words we can say that the nature of the land affects the natural vegetation directly or indirectly. Okay, next factor, number second factor is the soil. Dear viewers, you might have experienced that the soil is also vary from place to place. एक जगह से हम दूसरी जगह जब जाते हैं तो हमें सॉइल यकसां देखने को नहीं मिलती है. कहीं पे आपको रेड सॉइल मिलेगी, कहीं पे आपको एल्यूवियम सॉइल मिलेगी, कहीं पे आपको मुख्तलिफ किस्म की, मान लीजिए मुख्तलिफ किस्म की हमें सॉइल्स देखने को मिलती है. सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट द सॉइल ऑल्सो वेरीज ओवर द स्पेस. ओके, सो जब ये सॉइल्स वेरी करती हैं, यानी एक जगह पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक किस्म की सॉइल मिलेगी, दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी किस्म की सॉइल मिलेगी. गर्ल्स जो सॉइल है दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसकी वजह से डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पनपती है डिफरेंट सॉइल्स पे. यानी हर एक किस्म की वेजिटेशन सिर्फ एक ही सॉइल टाइप पे पनप नहीं सकती है, ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ सॉइल विल नॉट प्रोवाइड द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन. नो, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन needs different, and different types of vegetation needs different types of soils. For example, you might have heard about the saffron. Okay, ज़ाफ़रान, जिसको हम कश्मीरी में ज़ाफ़रान कहते हैं और किसर उर्दू ज़बान में कहते हैं. You might have heard about that. Where that is being cultivated? That is not being cultivated in the mountains or in the plateaus or in the islands. No, or in the mountainous areas or in the grasslands or in the woodlands. No, वो कहाँ पे ग्रो की जाती हैं, उसकी कल्टीवेशन, उसकी काश्तकारी कहाँ पे की जाती है? कैरीवास सॉइल में. सो कैरीवास सॉइल इज बेस्ट suited for the cultivation of saffron. Okay, same is the case here. जो सैंडी सॉइल होती है, जो कि डेजर्ट में हमें सैंडी सॉइल मिलती है, वहां पे सैफरान को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज नॉट सुटेबल, दैट विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सैफरान वेजिटेशन. सो ये सैंडी सॉइल जो होती हैं, ये अपनी किस्म के वेजिटेशंस को पनपने में मदद कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैक्टस जो हैं, और वी कैन से द थॉर्नी बुशेस जो हैं, that are being supported wellly and properly by the sandy soil of the desert. Okay, so in short, you need to know that the nature of the land and the nature of the soil affect natural vegetation directly or indirectly. So we can say different types of landmass and different types of soils give rise to different types of vegetations. Okay, we have another factor responsible for the growth of vegetation, that's the sunlight. The duration of sunlight is called as the photoperiod. The duration of the sunlight is called the photoperiod. Okay, dear viewers, you might have heard that the duration of the sunlight also varies from place to place. In some places it may be more, or in some place it may be less. The duration of the sunlight may be less. कहीं पे हमें जो कि दिन का जो तापमान होता है, या मान लीजिए सनलाइट जो होती है, वो हमें किसी एरिया में बहुत ही कम टाइम पे देखने को मिलेगी और किसी एरिया में ज़्यादा टाइम को देखने को मिलेगी. सो दिस मीन्स
that there is also the variation of sunlight in the space, that the sunlight, or we can say the photo period, also varies over the space. Okay, the variation in duration of the sunlight at different place is due to the difference in the season and the duration of the day. मुख्तलिफ सीजन में, हाँ, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट फैक्टर यानी सनलाइट के बारे में, यानी फोटो पीरियड। दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज द फोटो पीरियड। ओके, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट at different place is due to the difference in seasons and duration of day. दोस्तों, हर जगह पे आपको जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है यकसा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सीजन्स प्रिवेल करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर कंडीशंस प्रिवेल करते हैं, जिसकी वजह से जो फोटो पीरियड है ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, और इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो है इट हेल्प्स द ट्रीज टू ग्रो, और वी कैन से इट हेल्प्स द नेचुरल वेजिटेशन टू ग्रो फास्टर इन समर। यानी मौसमी बहार में जब ड्यूरेशन ऑफ डे यानी दिन की जो ड्यूरेशन होती है, दिन की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट की ड्यूरेशन होती है वो भी ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी मदद से जो वेजिटेशन होती हैं ये मौसमी बहार में फास्टर ग्रो करती हैं यानी इट ग्रोज वेरी फास्ट इन समर। ओके, so we have another factor, that is the rainfall. Okay, in India almost entire rainfall is brought in the advancing southwest monsoon. यानी हिंदुस्तान में जो बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर मगरिबी हवाओं से होती हैं, यानी मॉनसून की वजह से होती हैं, जो मॉनसून लास्ट करता है, यानी जो मॉनसून प्रिवेल करता है फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, ये कहा जाता है कि वो एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे ज़्यादा गंजान वेजिटेशन होती है, यानी द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। दोस्तों, आप जानते हैं कि वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए लैंड, सॉयल, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल का होना निहायत ज़रूरी है। तो हम कह सकते कि रेनफॉल जो है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट हैं कि वो एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती हैं वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती हैं बनस्बत की वो एरियाज जहां पे लेस रेनफॉल होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। लेकिन जाते जाते आपसे मैं ये अर्ज़ करता हूं कि आप अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो किस हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। खुदा हाफिज।